नमस्कार नाजिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ। अंजू जी, थैंक यू सो जय मच। जगन्नाथ। नाजिया जी, ये बताइए कि अब तो जाकिर नाइक के वो जो भड़काऊ जहरीले ट्वीट होते हैं वो भी देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि अब तो उसका एक्स पर जो अकाउंट है उसको ही बैन करवा दिया है भारत सरकार ने। 1 अक्टूबर 2024 उसने जब पाकिस्तान के एक एबीएन चैनल को पॉडकास्ट में ये कहा था सुबह 10:20 में, जैसे ही उसने कहा था कि भारत में अभी भी 3 मिलियन फॉलोअर उसको फॉलो करते हैं, 3 मिलियन उसको पाकिस्तान से फॉलोअर फॉलो करते हैं और 7.8 मिलियन लोग बांग्लादेश से उसको फॉलो करते हैं। उसने जैसे ही ये डेटा दिया था, अगर हमारे गृह मंत्रालय का कोई ऑफिसर अगर सामने आकर अपनी बात को रखेगा तो वो ये जरूर कहेगा कि सबसे पहला मेल नाजिया इलाही खान का गया था उस वीडियो, उस पॉडकास्ट के लिंक के साथ कि भारत के लिए इसकी बातें खतरे से खाली नहीं है और जिस तरीके की आतंकी बातें ये करता आया है और करता रह रहा है, और जबकि खुद पाकिस्तान के पॉडकास्ट में अपनी वाहवाही लपेटने के लिए और अपनी तारीफें बटोरने के लिए उसने खुद का भांडा खुद जब फोड़ दिया है कि 3 मिलियन लोग उसको फॉलो कर रहे हैं भारत से, तो समझ जाइए कि कितना डरावना माहौल भारत में पनप रहा है और बनने की ये अंदेशे में आ चुका है। सो बराए मेहरबानी गृह मंत्रालय से नाजिया इलाही खान हाथ पैर जोड़ करके रिक्वेस्ट करती है कि इमीडिएट उसके सोशल अकाउंट को भारत में बैन किया जाए। ये मेरा मेल था 10:42 में। और अब देखिए 3 दिन के बाद ही उसके खिलाफ ये एक्शन हो गया है। तो और आज सुबह में जब पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी के साथ मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, सुबह के 7:38 में हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ था और उसने शायद 10:30 बजे आज ये वीडियो ऑन एयर किया था। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हर किसी को अपने अपने भारत के सिटीजन होने की जिम्मेदारी आनी चाहिए और आंखें, कान, जुबान और दिमाग खुला रखने की अब जरूरत बिल्कुल आन पड़ी है, क्योंकि कौन से तरीके से और किस स्ट्रैटेजी से आपको फंसाया जाए या भारत को विनाश करने की कोशिश की जाए ये कोई नहीं जानता है। और सुबह में 7:30 बजे जब मैं बैठ करके यूट्यूबर शोएब चौधरी पाकिस्तान के यूट्यूबर के साथ में कह रही थी, तो मैंने उसको अल्टीमेटम दिया था, सब जा करके उसको देख सकते हैं। मैंने अल्टीमेटम दिया था कि मेरा ये मैसेज पाकिस्तान के वजीर आजम को आपके चैनल के माध्यम से शोएब मैं पहुंचवा रही हूँ कि अब जाकिर नायक को 3 मिलियन फॉलोअर नहीं फॉलो कर पाएंगे क्योंकि कानूनी प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। और मात्र 4.5 घंटे के बाद मुझे पता चला कि भैया उसको बैन कर दिया गया है, उसके ट्विटर अकाउंट को, और उसका एनजीओ का जो वेबसाइट चलता था, जो सारे यूट्यूब चैनल पर पॉपअप में आता था कि इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और इसको देखिए, वो भी बैन करवाया गया है। अब आती है बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो भारत के सभी भारत प्रेमी लोगों को बहुत सुननी चाहिए। गृह मंत्रालय से अब एक आग्रह मैं कल और करूंगी कि आपने बैन कर दिया, बहुत अच्छी बात है भैया, ये हमारे लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि जहर जो है वो अब और लोग पिएंगे नहीं यहाँ पर और फिर वो निकालेंगे नहीं किसी तरीके से। लेकिन वो 3 मिलियन फॉलोअर अगर 3 साल से या 6 साल से या 10 साल से या 20 साल से या 6 महीने से या 2 महीने से अगर जाकिर नायक को फॉलो कर रहे हैं, तो उनके दिमाग में जो आतंक आना था वो तो आ चुका है, वो तो आ चुका है। याद कीजिए अब लारैब हाशमी को, लारैब हाशमी ने जब एक बस कंडक्टर का गला रेता था लब्बैक लब्बैक बोलते हुए, और जब पुलिस ने उसको अरेस्ट किया था और उसका स्टेटमेंट लिया था, तो उसने क्या स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तान के एक प्रीचर को वो सुन रहा था और उसी की वजह से वो बहक करके उस बस कंडक्टर का गला रेत दिया। तो क्या सरतन से जुदा का
खून का नंगा नाच अभी और होना बाकी है हमारे देश में। हमने कन्हैया देख लिया और ऐसे कई कई हादसे देख लिए, और मैंने तो प्रैक्टिकली मेरे ऊपर देखा हुआ है अभी 11 सितंबर को प्रैक्टिकली। वो तो मेरी किस्मत थी, भगवान राम की कृपा थी, मैं हनुमान जी की भक्त हूँ जो मैं बच गई और माँ बाप की दुआ थी, अदरवाइज मैं तो कट जाती। अब बात आती है कि उस 3 मिलियन फॉलोअर को हमारा गृह मंत्रालय किस तरीके से ट्रेस करेगा, किस तरीके से निकालेगा, और निकाल करके कानूनी कार्रवाई कैसे स्टार्ट करेगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बड़ा काम है। लेकिन करना बहुत जरूरी है, करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी जैसे ही ये पर्दाफाश हुआ है कि भाई हमने गृह मंत्रालय ने और एनआईए ने क्या किया है कि ट्विटर अकाउंट उसका भारत में बैन कर दिया है। अब जो जो उसके स्लीपर सेल होंगे, जो जो उसके मेंबर होंगे, जो जो उसके लिए काम कर रहे होंगे भारत में, जो जो उसके खुफिया टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन के लोग होंगे, वो अभी क्या होगा, 1 साल के लिए सतर्क हो जाएंगे, 1 साल के लिए बहुत नॉर्मल बिहेव करेंगे। अगर उनके मन में भी होगा अच्छा अंजू काफिर है, इसका तो गला रेतना है हमको, तो वो अभी 1 साल के लिए रुक जाएगा कि अंजू का गला हम 1 साल के बाद रहते हैं। अच्छा नाजिया सनातन के पक्ष में बात करती है, नाजिया का गला हम 1 साल के बाद रहते हैं, लेकिन क्या गला रेत देने के बाद ही सारी कार्रवाई होगी? इट्स बेटर कि गृह मंत्रालय को चाहिए कि वो 3 मिलियन फॉलोअर को ढूंढ ढूंढ करके निकाला जाए, और निकाल करके उनका पूरा बायोडाटा निकाला जाए, उनके पूरे इन्वेस्टिगेशन पूरे परिवार और खानदान के किए जाए। क्योंकि अभी हालिया में हमने देखा कि बांग्लादेश की एक मुसलमान लड़की यहाँ पर पॉर्न मूवी बना रही थी और एक्टर बनकर करके आराम से रह रही थी। फिर हमने महाराष्ट्र में देखा कि एक मुसलमान लड़के ने लव जिहाद कर दिया और हिंदू लड़की के मुंह में हिजाब पहना करके बैठा दिया, और बाद में पता चला कि भाई वो तो कन्वर्शन भी हुआ है, लव जिहाद हुआ है। उसके बाद फिर हमें पता चला कि एक पूरा परिवार जो है वो पाकिस्तान से आकर के हिंदू नाम रख करके यहाँ पर मजे में पासपोर्ट भी बना चुका है। तो हमारे देश में जो खतरा मंडरा रहा है, हमारे देश में बांग्लादेश से जमाते इस्लामी और पाकिस्तान जो बुरा करने की साजिश ऑलरेडी 60% सेट कर चुका है, भारत के कुछ मुसलमानों को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर के उसको ढूंढ करके निकालना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि अब 1293 बॉम्ब ब्लास्ट हम देखने के बिल्कुल भी हित में नहीं, दोबारा फिर नरसंहार और जेनोसाइड देखने के बिल्कुल भी हम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, या दोबारा पार्लियामेंट अटैक जैसी घटना, या दोबारा शाहीन बाग जैसी घटना, या दोबारा बुरहान वानी जैसी घटना देखने के लिए हम तो बिल्कुल रेडी नहीं है भाई, हमको नहीं देखना है। नाज़िया जी, आपने जो ये 3 मिलियन उसके फॉलोअर्स है ना, इनका जिक्र करके खतरे को लेकर आगाह कर दिया है लोगों को। क्योंकि याद कीजिए ढाका में जब बम धमाका हुआ था जिसमें कुछ लोग मारे गए थे, और जिस शख्स ने उसको अंजाम दिया था, जिस आतंकवादी ने, उसने भी तो यही कहा था कि वो जाकिर नाइक को फॉलो करता है, जाकिर नाइक की कई भी बातें सुनता है। तो ये जो 3 मिलियन इस वक्त भारत में है जो उसके फॉलोअर्स है, वो अपने आप में आतंकी तो है, कहीं छिपे बैठे, हमको किसी को पता ही नहीं कौन है, वो कल को क्या कर दे, उसकी प्रीचिंग सुन सुनकर कौन जानता है। तो उनका पता लगाना, आप सही कह रही है, बहुत जरूरी है, बहुत बड़ा चैलेंज है ये। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि वही एबीएन पाकिस्तान के पॉडकास्ट में, न्यूज चैनल पर, उसने एक और बहुत पता नहीं भारत के न्यूज चैनल्स ने या भारत के जितने भी लोग हैं जो भारत भूमि से बहुत मोहब्बत करते हैं या सनातन धर्म से मोहब्बत करते हैं, उन्होंने क्यों नहीं इस पर आवाज उठाई है। उसी एबीएन पाकिस्तान के न्यूज चैनल पॉडकास्ट पर उसने कहा कि अब जाकर के बांग्लादेश जो है वो सही शरिया को चला रहा है, उसने साफ लफ्जों में कहा है। और ये भी कहा है कि जो हमारा इस्लाम और शरिया कहता है उस हिसाब से मोहम्मद यूनुस जो अभी वक्तिया और टेम्परेरी वजीर आजम बने हैं बांग्लादेश के, वो सही इस्लाम समझाने और चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उसने जमाते इस्लामी को और टेररिज्म को समर्थन किया भगोड़ा जाकिर नायक ने, और कहा कि यही तो इस्लाम है, यही तो इस्लाम है। उसने हिंदुओं की मौत को समर्थन किया, उसने मंदिरों के तोड़ने पर खुशी जाहिर की, उसने हिंदुओं की बहु बेटियों के बलात्कार पर खुशी जाहिर की है। और मैं वो लिंक आपको जरूर दूंगी, आप देखिएगा
और भी लोगों को फॉरवर्ड कीजिएगा जो कट्टर सनातनी है, जो मातृभूमि से प्यार करते हैं, जो हिंदू धर्म से प्यार करते हैं, जो बहन बेटियों को अपना मान सम्मान समझते हैं, वो जरूर आवाज उठाएंगे वो न्यूज देखने के बाद। और मैं फिर से बता दे रही हूँ कि पाकिस्तान के एबीएन न्यूज चैनल के 1 अक्टूबर के 10 बजे वाले पॉडकास्ट को देखा जाए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो जहर घोलना स्टार्ट किया था 1 अक्टूबर से, उसको फिर भी 4 दिन मिल गया जहर घोलने के लिए। उसको 1 अक्टूबर को ही बैन कर देना चाहिए था, लेकिन 4 दिन फिर भी उसको मिला। और देखिए अभी तो हमारा दुर्भाग्य है, और खास करके आपका नहीं, खास करके मेरा, क्योंकि मैं मुस्लिम कम्युनिटी से आती हूँ, मेरे लिए दुर्भाग्य है कि मेरे मौलवी मुल्ला इमाम जो है वो हसन नसरुल्लाह को, हिजबुल्लाह टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते करते हिटलर को भी सपोर्ट करने लगे हैं, और बजाफ्ते कह रहे हैं कि हिटलर ने जो किया था वो सही किया था, जो बाद में लोगों को पता चलेगा कि यहूदी कितने खतरनाक है। अब आप समझ लीजिए कि भारत में बैठ करके हमारे टीवी चैनल की खिड़कियों पर ये मुल्ला मौलवी मस्जिद को छोड़ करके स्टूडियो में क्यों बैठता है? क्योंकि इस्लामिक क्लिनिक और प्रेचर का काम तो इबादत करना होता है ना। तो वो ये न्यूज चैनल्स पर मस्जिद छोड़ करके, अपनी इमामत को छोड़ करके, अपने इस्लाम के सारे पाबंदियों को छोड़ करके, हालांकि इस्लाम में फोटो खिंचवाना भी हराम है, पर ये मौलवी मुल्ला बियॉन्ड दी अल कुरान जा करके, बियॉन्ड दी इस्लाम जा करके जहर घोलने के लिए सबको इनकार कर करके टीवी चैनल पर बैठे रहते हैं, अपनी फर्ज नमाज भी छोड़ करके 10-10 घंटे बैठे रहते हैं ताकि जहर घोल सके, यहूदियों के खिलाफ घोल सके, हिंदुओं के खिलाफ घोल सके, सिखों के खिलाफ घोल सके, सबको काफिर पुकार सके, सबको मारने काटने पर अपनी अपनी टिप्पणी और राय रख सके। अब आप सोचिए कि कितना डरावना माहौल है। नाजिया जी आप सही कह रही हैं, क्योंकि मैंने भी सुना है कि कुरान में फोटो खिंचवाना, टीवी देखना, टीवी पर आना, ये सब भी हराम माना जाता है। तो फिर ये मुल्ला मौलवी तो उसका पालन ही नहीं कर रहे, खुद तो ये उल्टा काम कर रहे हैं, फिर ये कैसे टीवी चैनल्स पर आकर बैठ जाते हैं? तब कोई एतराज नहीं जताता। जाकिर नायक जो इतना ज्यादा शरिया को का प्रचार कर रहा है अभी पाकिस्तान में जाकर के, हालांकि मुझे लगता है कि पाकिस्तानियों को ये सब समझने की जरूरत ही नहीं है, वो तो खुद ही बावले हैं भाई, वो तो खुद ही फी सबिलिल्लाह और नारे तकबीर पर काटते भी रहते हैं और कटते भी रहते हैं, बलात्कार करते भी रहते हैं, करवाते भी रहते हैं। पाकिस्तान का एक एनजीओ है वार, VAR वार, उस एनजीओ ने जो वुमेन राइट्स पर काम करता है, उस एनजीओ ने 15 साल का डेटा जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट को और यूएन को सबमिट किया है। अब आप सुनिएगा तो आपकी आंखें फट जाएंगी कि क्या डेटा उसने सबमिट किया है। VAR वार जो एनजीओ है उसने 15 साल पाकिस्तान का ये डेटा सबमिट किया है कि पाकिस्तान में मुसलमान बेटियों का बलात्कार 80% उसके खुद के पिता, अब्बा, मामा, चाचा और थोड़ा बहुत फूफा करते हैं। अपने घर में ही सुरक्षित नहीं है। और माएं, जब वो वार वाली जितनी भी एनजीओ की महिलाएं हैं, जब इसकी इंक्वायरी की है तो पता चला है कि कई माएं अपनी बेटियों का अबॉर्शन करवाती हैं, और जब उनको कन्विंस करते हैं डॉक्टर कि आप कोर्ट को बोलिए, आप थाने को बोलिए, तो वो डॉक्टर को बोलती हैं कि हम अपने खाविंद को जेल कैसे भेज सकते हैं, ठीक है जो हुआ सो हुआ। बताइए किस तरफ जा रहा है। अभी हमारे इस डिस्कशन को सुनने वाला जो कोई भी है वो आराम से VAR पाकिस्तान एनजीओ पर अब वो जाए और सर्च करे। अगर मैं गलत हूं तो फिर भाई मेरे नाम से जितना आपको जो करना है कर लीजिए, और अगर मैं सही हूं तो कहें, आवाज उठाएं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जाकिर नायक को जाकर के वहां पर अश्लीलता का नंगा नाच करने की और जरूरत क्या थी? ऑलरेडी पाकिस्तान तो कब्रिस्तान बन ही रहा है, वो तो एक कोठा और चकला है ही है पाकिस्तान इस्लामिक देश। द सेकंड थिंग, नाज़िया जी आपने याद दिलाया कि उसको वहां जाकर रायता फैलाने की क्या जरूरत है। वो जो स्टेज पर किया उसने एक दिन पहले, वो क्या था? वो मासूम सी बच्चियां ही थी ना, अनाथ आश्रम से जो आई थी, जिनको देखकर वो भाग खड़ा हुआ। वो क्यों भागा वहां से? उनको बेटियां कहने पर उसको क्यों एतराज था? देखिए ये शेमफुल एक्टिविटी जो है ना, ये वाकई में नागवार है।
लेकिन सिविल सोसाइटी के लिए, सिविल सोसाइटी के लिए मैं आपके घर जाऊंगी, आपके घर में जितने भी पुरुष हैं वो मुझे कोई बहन के तरीके से, कोई बेटी के तरीके से, कोई बच्ची के तरीके से ही देखेगा। या मेरे और आपके पास अगर कोई 6 साल का, 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का, 19 साल का बच्चा आएगा, तो क्योंकि हम दोनों खुद माएँ हैं तो हम उसको बच्चे के नजर से ही देखेंगे। हम उसको, और अगर 25 साल का आएगा तो भाई की नजर से देख लेंगे, है ना। लेकिन ये इस्लाम में नागवार नहीं है अंजू जी, ये इस्लाम में नागवार नहीं है, ये सिविल सोसाइटी के लिए नागवार है कि ऊपर से वो बच्चियां ऑर्फन थी, यतीम खाने से आई हुई थी, यतीम खाने की बच्चियां उनको ऑनर देना चाहती थी, उनको फेलिसिटेशन देना चाहती थी, उनको उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहती थी, लेकिन उनको महरम और गैर महरम का भूत चढ़ गया। वो क्या होता है? महरम और गैर महरम मतलब जो अपना नुत्फा होता है, जो अपने नुत्फे से जन्म होता है, सिर्फ हम उसी का सामना कर सकते हैं, अपने खानदान का नहीं। मतलब मेरे फादर ही अपनी खुद की बेटी जो होती है, सिर्फ हम उसको ही मतलब बिना पर्दे के, या हम उसके साथ बैठ करके खाना खा सकते हैं, या हम उसके साथ बात कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरे की बेटी होती है या अपने खानदान की भी जो बेटियां होती हैं, हम उसके साथ रूबरू हो करके आंखों में आंखें मिला करके बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो गैर महरम हो जाती है। मतलब डीएनए मैच नहीं होता है, डीएनए मैच नहीं होता। अब इसमें मैं आपको बता देती हूँ, हमारी जो महबूबा मुफ्ती साहिबा है, उनके हस्बैंड जो हैं वो उनके अपने चचा, अपने खालाजाद चचा भी लगते हैं। अब वो कैसे लगते हैं? महबूबा मुफ्ती के अब्बा के कजन भाई हैं महबूबा मुफ्ती के हस्बैंड। बड़ा ही उलझा हुआ रिश्ता है, मतलब अपनी चाची खुद हो गई, वो अपनी खुद की चाची भी हो गई, वो अपनी खुद की बहू भी हो गई, और वो अपने अब्बा की बेटी भी हुई, और वो अपने अब्बा की भाभी भी हुई। बताइए। अब जैसे हमारे यहाँ मेरी माँ के जो सिबलिंग में जो भाई आते हैं, जो ब्लड भाई होते हैं, वो मुझसे शादी नहीं कर सकते, लेकिन मेरी माँ के कजन बहनों के कजन, जैसे खाला के जो बेटे हैं, वो मेरे घर रिश्ता भेज सकते हैं मेरे लिए। अब हमारे इस्लाम में क्या है कि अगर खाला मर जाए, मौसा मर जाए, सॉरी, अगर मौसी मर जाए तो मौसा से शादी हो सकती है। अच्छा। अगर फूफा, जिसको आप लोग बुआ बोलते हैं, बुआ का हस्बैंड, हाँ, बुआ का हस्बैंड अगर मर जाए तो बुआ से शादी हो सकती है। बुआ से शादी कौन कर सकता है? बुआ का हस्बैंड मर जाएगा तो भांजा भतीजा कोई शादी कर लेगा। अब भाई मर जाए तो भाभी से शादी हो सकती है। अब देखिए हमारे यहाँ हलाला के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो ससुर को दिया जाता है। नाजिया जी, मैं एक मतलब एक्स पर ही एक क्लिप देख रही थी जिसमें कि पाकिस्तान की एक महिला किसी टीवी चैनल पर कार्यक्रम के दौरान कह रही थी कि हलाला स्पेशलिस्ट आप उस पर डालिए गूगल पे, आपको अपने आसपास कई मिल जाएंगे जो लिखा होता है हलाला स्पेशलिस्ट है। कहती हाँ। गली गली में है, पाकिस्तान में गली गली में है हलाला स्पेशलिस्ट। क्यों, हमारे नेशनल न्यूज चैनल पर भी तो 1-2 मौलाना साहब बैठते हैं जो हलाला एक्सपर्ट है। अब जा करके जब से माहौल हम जैसे लोगों का आ गया है, उन्होंने अपने विजिटिंग कार्ड से वो हलाला एक्सपर्ट हटाया है। लेकिन मैंने जिस हिसाब से दो मुल्लाओं पर मैंने कलकत्ता हाई कोर्ट में केस किया है, कलकत्ता हाई कोर्ट में, और पूरे तथ्य के साथ, पूरे प्रूफ के साथ मैंने केस किया है। यहाँ तक के 2012 में उस मुल्ला साहब ने न्यूज 18 को अपना विजिटिंग कार्ड दिया था, वो भी मैंने मंगवा लिया, और वो विजिटिंग कार्ड भी मैंने एनेक्सर किया है कलकत्ता हाई कोर्ट को कि ये मुल्ला साहब जो टीवी चैनल पर बैठ करके इस्लाम का प्रचार करते हैं, इमाम साहब, ये तो हलाला एक्सपर्ट रह चुके हैं। वो खुद पूरे शानो शौकत से अपनी विजिटिंग कार्ड पे लिखता था हलाला एक्सपर्ट। अब आप सोचिए, और हलाला के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो हमेशा ससुर को दिया जाता है। और हलाला क्या होता है, क्योंकि हलाला में सेक्सुअल रिलेशन करना बहुत जरूरी होता है, तो अब आप समझ लीजिए कि बहू जो है वो बीवी भी हो जाती है,
बीवी जो है वो अपनी अम्मा भी बन जाती है, मतलब कितना हौच-पौच स्टोरी बन जाता है। अब इसको मैं आपको और भी पुख्तगी तरीके से बताना चाहूंगी, जो लोगों के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। मैं एक चीज आपसे यहाँ पे फिर ये समझना चाह रही हूँ कि जैसे जाकिर नाइक ने किया, वो तो बहुत बड़ा स्कॉलर है, वो इसी तरह का जहर लोगों के मन में भरता है कि ये बच्चियां जो हैं ये गैर मरहम है या महरम है, और इसीलिए उसने फोटो नहीं खिंचवाई, मंच से भाग गया। मतलब क्या वो उनके साथ शादी का ख्वाब भी देख सकता था? क्या ऐसा था? ये जहर है, ये बहुत नागवार है, ये बहुत शॉकिंग है, ये आपके लिए है, ये मेरे लिए नहीं है। इसमें आप शॉक हो रही हैं, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन आप अगर सोच रही हैं कि मैं शॉक हो जाऊंगी, तो मैं क्यों शॉक हूं? मुझे तो पता है, मैं तो जानती हूं इस बात को। मैंने तो आपको इतने सारे एग्जांपल्स दिए कि मौसी मर जाए तो मेरी शादी मौसा से हो सकती है, निकाह हो सकता है, क्योंकि मैं गैर महरम हूं। मतलब मेरी मौसी के अब्बा और मेरे अब्बा एक नहीं है, तो हो सकता है। अब इसकी मैं और भी आपको, इसलिए मैंने कहा कि मैं और भी आपको रेफरेंस ऐसा दे रही हूं जो आपको, आपके और देखने वाले लोगों को सही से समझ में आ जाएगा कि जो हरकत, जो इतनी गंदी हरकत, इतनी जाहिलाना हरकत, इतनी अश्लीलता वाली हरकत जो जाकिर नायक ने की है, वो मेरे लिए नहीं है शॉकिंग, या मेरे लिए अश्लीलता वाली हरकत नहीं है, या इस पूरी दुनिया के मुस्लिम्स के लिए अश्लीलता वाली हरकत नहीं हो सकती है। हाँ, सिविलाइज सोसाइटी के लिए हो सकती है, एक पढ़े लिखे संवैधानिक मुसलमान के लिए हो सकती है, रिश्तों का बैरिकेड रखने वाले इंसान के लिए हो सकती है, लेकिन शरिया के हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से वो बेहुदा हरकत नहीं थी। अब देखिए, अल कुरान के सूरे अल अहज़ब वर्सेस 37 में कोई भी जाए, इसलिए मैं पूरा डिटेल में बता रही हूँ। अल कुरान के सूरे अल अहज़ब वर्सेस 37 में जाए, explain that the prophet marriage to Zainab was to allow to marry the wives of their adopted child after they divorced them. तो अगर मान लीजिए कि आपने एक बच्चा, एक लड़का, मान लीजिए आप अंजुमन है, अंजू नहीं, ठीक है, मुस्लिम है, आप अंजुमन है, तो आपने एक बेटा जो है वो अडॉप्ट किया है, अडॉप्टेशन करके अडॉप्ट किया है, और उसके बाद फिर वो जवान होता है, वो शादी करता है, और अनफॉर्चुनेट दोनों की बनती नहीं है, तो दोनों में डिवोर्स हो जाता है, तो आपके हस्बैंड इस्लाम के हिसाब से उस आपके अडॉप्टेड चाइल्ड की डिवोर्सी से शादी कर सकते हैं। और इसी के बाद हमारे इस्लाम में अडॉप्टेशन जो है वो बंद हो गया। इसी इंसिडेंट के बाद जो है हमारे इस्लाम में अडॉप्टेशन को बैन कर दिया गया कि कोई भी अब बच्चा अडॉप्ट नहीं करेगा, क्योंकि एक मतलब खराब मैसेज जा रहा था कि बहू से शादी हो गई है, तो इसीलिए उसको ढकने के लिए इस सिलसिले को ही बंद करवा दिया गया। इसके अलावा हमारे मतलब मजहबी किताब में बहुत जगह पर ऐसी बात लिखी हुई है कि आप जिस लड़की से आप शादी करते हो वो आपसे उम्र में बहुत कम होनी चाहिए, तो आपको मतलब जिस्मानी रिश्ता करने में मजा आएगा। तो आपके लिए शॉकिंग हो सकता है, वेस्टर्न कल्चर में शॉकिंग हो सकता है, क्योंकि मैंने जो 2 बार जो मैंने फॉरेन कंट्री विजिट की है, वहां मैंने देखा है कि भाई 50 साल का 48 साल का आदमी मुझे किड बोला है, तो मैं शॉक हो गई थी कि भाई भारत में तो मुझे एजेड वुमेन कहा जाता है, आंटी कहा जाता है, लोग मुझे कहते हैं ए मिडिल एज वुमेन, तो मुझे ऐसे करके पुकार देते हैं, लेकिन वो मुझे किड क्यों बोल रहे हैं। देन आई रियलाइज कि उनको एक बार एक आदमी वहां 50 का हो जाता है तो वो 30-32 को वो लोग किड ही समझता है, क्योंकि 10 साल 15 साल का डिस्टेंस है। तो एक हमारी मैच्योरिटी में बहुत एक डेकेड का, एक ईरा का फर्क आ जाता है, तो वो मैच्योरिटी लेवल को वो नापते हैं। अब सनातन धर्म में आ जाइए, आज तक मैं जितने भी मठाधीश से मिली हूँ, गुरु जी से मिली हूँ, स्वामी जी से मिली हूँ, आचार्य जी से मिली हूँ, या जितने भी मैं संत महंत से मिली हूँ, बच्चे एक ही लफ्ज, नजरें उठा करके देखना भी नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मतलब भाग गए हैं, अच्छे से आशीर्वाद दिया है, प्रसाद दिया है, चुन्नी उड़ाया है,
एक पिता स्वरूप, जैसे एक पिता का एक रिश्ते का बैरिकेड होता है, वो पिता स्वरूप मुझे मोहब्बत मिली है और मुझे सम्मान मिला है। लेकिन क्योंकि इस्लाम में महरम और गैर महरम है, जैसे मान लीजिए मैं आपके हस्बैंड से मिली, तो मेरे इस्लामिक हिसाब से मुझे उनसे हाथ मिला करके हैंडशेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो गैर महरम हो जाते हैं और मैं उनके लिए गैर महरम हो जाती हूँ। क्या पता उनका नफ्स बहक जाए मुझे देख करके, क्या पता मेरे हाथ मिलाने से उनको उनके बदन में इलेक्ट्रिसिटी चली जाए। तो मतलब इतनी अश्लीलता की जो सोच है ना, वो है, एक्चुअली में है। तो जाकिर नायक को लगा होगा कि 10 साल की, 8 साल की, 12 साल की बच्चियां जो हैं वो गैर महरम है, बच्चियां नहीं है, तो वो उसी हिसाब से वो मन छोड़ करके निकल गया। हालांकि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर, एक सिविलाइज सोसाइटी के हिसाब से, एक एडुकेटेड सोसाइटी के हिसाब से, एक इलीट सोसाइटी के हिसाब से, एक मॉडर्न सोसाइटी के हिसाब से, एक लिटरेट सोसाइटी के हिसाब से जो उसने हरकत की है, वो उसने बजाफ्ते क्रिस्टल क्लियर तौर पर ऑर्फन बच्चियों को इंसल्ट किया है, डिफेम किया है और अपनी बेइज्जती करने की प्रकाष्ठा की हद को पार करके वो नीचे उतर गया और उतर करके वो कह रहा है कि आपने इनको बुलाया क्यों ऊपर में, ये तो गैर महरम है। और फिर उसकी इस हरकत पे पाकिस्तान में भी मैंने देखा कि बहुत सारे यूट्यूबर महिलाएं जो है थू थू कर रही थी उसका। और फिर सबसे बड़ी बात यह है नाज़िया जी कि वो 1 महीने के टूर पर पाकिस्तान गया है, ये सोच कर गया था कि वहां जाकर भारत के खिलाफ जहर उगलेगा। तो उसके लिए तो बहुत बड़ा झटका है ना कि उसका तो ट्विटर अकाउंट एक्स जो अकाउंट है वही बैन हो गया। अब वहां जाकर करेगा क्या? खबरें तो ये भी आ रही है कि उसने पैसा दिया है पाकिस्तानी सरकार को कि ताकि उसको वहां पर सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाए और वो ये सारा जहर जो है वहां जाकर उगल सके भारत के खिलाफ। देखिए अंजू जी, मैं तो बहुत साफ सुथरा बात करती हूँ और डरती ही तो मैं किसी से भी नहीं, चाहे लोग मुझे कितना ही डराने की कोशिश करें, क्योंकि मैं फैक्ट के आधार पर बात करती हूँ। वक्तिया परेशानी इंसान को जरूर आती है, लेकिन जो सत्य पर चलता है वो फिर से उठ करके खड़ा हो जाता है। आपको मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ कि जाकिर नायक पाकिस्तान चला गया। हर घर में, घर के थोड़ा दूर में एक कचरे का डब्बा होता है। जब हम घर की सफाई करते हैं तो सारा कचरा उस डब्बे में हम फेंकते हैं। तो इस पूरी दुनिया में एक कचरे का डब्बा है पाकिस्तान, जहां अजहर मसूद होता है, जहां उसामा बिन लादेन पाया जाता है, जहां दाऊद इब्राहिम होता है, जहां हाफिज सईद होता है, जहां लश्कर तैयबा होता है, जहां जैश ए मोहम्मद होता है। तो अगर कभी इजराइल या अमेरिका से पंगा ले लिया तो उनको ढूंढना नहीं पड़ेगा, उनको ढूंढना नहीं पड़ेगा, खोजना नहीं पड़ेगा। ऊपर से दो चार एयर स्ट्राइक करेगा इजराइल, पाकिस्तान बन गया खबरिस्तान, और सारे नायक, जाकिर नायक और सारे खलनायक और सारे हाफिज सईद, सबका खबरिस्तान सब एक चुटकी में 72 वर्जिन नूर के पास, एक चुटकी में। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि जिसकी जो औकात होती है, जिसकी जो हद होती है, अगर वो वहां पहुंच जाता है तो ये उसके लिए भी सही होता है और बाकी देश और दुनिया के लिए भी सही होता है। अब आपने कहा कि वो जिस स्ट्रैटेजी को सेट करने के लिए और जिस स्ट्रैटेजी के लिए वो गया था वो तो वो कर नहीं पाया। नहीं, 4 दिन उसने बहुत बेहतरीन तरीके से किया है। वो इससे पहले भी 2016 में जब उसका एनजीओ का पूरा वेबसाइट और पूरा एनजीओ बैन हुआ था, तब भी उसने पाकिस्तान से मदद मांगी थी, लेकिन पाकिस्तान मदद नहीं कर पाया था। उसके बाद 2017 में आपको याद होगा कि वो गया था कतर के एक फीफा फुटबॉल मैच के उद्घाटन में, जहां पर कतर ने साफ लफ्जों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हमने इसको बुलाया नहीं है, ये खुद आया है, और 9-2-11 करवाया गया था। अब मलेशिया की मैं बात इसलिए आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि मलेशिया में ये रह रहा था और छुप करके बहुत नॉर्मल तरीके से ये रह रहा था। पर 1 साल से वो क्या कर रहा था मलेशिया में कि मस्जिदों में जाकर के नमाज पढ़ता था और वहां पर दावत इस्लाम स्टार्ट किया था। और वहां पर कुछ मुसलमानों ने ही मस्जिद के वहां की सरकार को इंफॉर्मेशन दिया कि ये मलेशिया के सुकून को और सारी चीजों को खत्म करने का पूरा इंतजाम तैयार कर रहा है। मलेशिया ने 9-2-11 करवाया।
ये हम और आपको एक पैगाम दिया गया है कि वो पाकिस्तान गया है 1 महीने के लिए, पर ऐसा नहीं है। वो पाकिस्तान पूरी जिंदगी के लिए गया है और पाकिस्तान की आवाम को भी दिखाया जाएगा कि वो 1 महीने के बाद चला गया। अभी से लिख लीजिए मेरी बात आप, कि वो 1 महीने के बाद चला गया है, लेकिन उसामा बिन लादेन की तरह, हाफिज सईद की तरह उसको भी खुफिया तरीके से रखा जाएगा। हाँ, ये बात जरूर है कि उसने पाकिस्तान को मे बी नॉट फंडिंग की होगी। पर नाजिया जी, मलेशिया के प्रधानमंत्री भी तो उसके पीछे पीछे वहां पहुंच गए हैं। उसके पहुंचने के एक दिन बाद मलेशिया के प्रधानमंत्री भी पाकिस्तान में आ गए हैं। तो इसलिए माना जा रहा है कि कहीं ना कोई सांठ गांठ चल रही है अंदर खाने उनकी। लेकिन सबसे अहम बात तो यही है कि कम से कम उसका जो एक्स पर अकाउंट है वो तो बैन हुआ भारत में। वो झटका तो आप सोच सकते हैं, यहाँ पर कांग्रेस सरकार में बैठे कुछ लोगों को भी लगेगा। दिग्विजय सिंह को तो बहुत बड़ा झटका लगा। वो तो उसके मंच पर जाते थे, गले मिलते थे उसके साथ, उसके बहुत सारे कार्यक्रमों में शिरकत करते थे उसको। और महेश भट्ट टाइप लोग तो उस पर फिल्म बनाना चाहते थे। तो एक जमात है इस देश में जो इस वक्त सदमे में होगी कि उसका अकाउंट बंद क्यों हो गया। मोगलिया और दाऊद इब्राहिम, इसमें मैंने नाम रखा है मोगलिया सल्तनत। मोगलिया और दाऊदिया फॉलोअर हमारे बॉलीवुड में तो एक नहीं अनेक है भैया, इससे कौन इनकार कर सकता है। एक नहीं अनेक है। और 90s की आप जितनी फिल्में उठा करके देखिए, सनातन धर्म को डिफेम और मलाइन किया गया है। अब जाकर के जो फिल्में बन रही हैं वो थोड़ी सब्जेक्टिव मूवी बन भी रही है, नहीं तो हमेशा पंडित जो है वो बलात्कार करता था, हमेशा हवन से उठने के बाद चिकनी चमेली का गाना होता था, आइटम नंबर होता था, और तिलक लगा करके कमर लचकाने वाला नाच देखता था। तो ये तो हमेशा हुआ। अब देखिए, कांग्रेस को बुरा तो लगे, जो लोग बाबर के कब्रिस्तान पर जाते थे फूल चढ़ाने के लिए, जो लोग अजमेर शरीफ जाते हैं फूल चढ़ाने के लिए, फातिहा पढ़ने के लिए, उनको नहीं बुरा लगेगा तो किनको बुरा लगेगा, जिन्होंने हमेशा मुस्लिम अपीसमेंट की राजनीति की। आपको क्या लगता है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को बुरा नहीं लग रहा होगा? बिल्कुल लग रहा होगा भाई। वो तो दस्तरखान पे बैठा करते थे और मोगलिया खाना खाया करते थे आतंकियों के साथ। और इतने संविधान की दुहाइयां देने वाले और सुप्रीम कोर्ट में एक इतनी बड़ी सभा लगाने वाले कि 370 कभी नहीं हटना चाहिए था, फिर से उनकी शक्ल सामने आ गई। उन्होंने हसन नसरुल्लाह के लिए दुनिया के स्टैम्प्ड आतंकी जो है, दुनिया ने स्टैम्प्ड बोला है कि भाई ये आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ऑर्गेनाइजेशन का खुद का मेंबर नबील नकूक ने खुद एक्सेप्ट किया है कि ये टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है। नबील नकूक का अगर स्टेटमेंट पढ़ा जाए तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि उसने खुद एक्सेप्ट किया है कि भाई ये टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसके बावजूद भी भाई देखिए, अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार बिना मुहर्रम के छाती पीट रहे थे, मातम कर रहे थे। आज भी आप सोचिए कि अभी भी चल रहा है ये सब कुछ। मतलब इतने लोग नाजिया जी जो सड़कों पर उतरे हैं, कैंडल लाइट मार्च निकाल रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, रो रहे हैं, हम तेरे साथ हैं। मुझे तो लगता है कि उन सबको, मुझको और आपको बंदोबस्त करके टिकट दिलाकर भेज देना चाहिए, वहां जाकर रोना चाहिए, वहां जाके खड़े होना हिजबुल्लाह के साथ, जहां पर बम्बारमेंट हो रही है, जहां बम पड़ रहे हैं, वहां खड़े होना चाहिए, वहां जाके साथ देना चाहिए। आज भी मैंने डिबेट में कहा, आज भी मैंने भारत के चैनल के ही डिबेट में कहा है कि भाई अगर आप लोगों को इतनी मोहब्बत है तो जाकर क्यों नहीं रो रहे हैं साथ में? बिल्कुल, जाकर साथ में गले में गला मिला करके रोइए ना। आज अगर मेरे परिवार वाले को कोई तकलीफ होगी, कोई प्रॉब्लम होगा, तो मैं जा करके उनके पास पहुंच करके रोऊंगी ना, उनको तसल्ली और दिलासा दूं। मैं यहाँ से परेशान, उससे तो कुछ होगा नहीं, तो जा करके रोना चाहिए ना। लेकिन इनको पता है कि अगर इस्लामिक देश में जाएंगे तो इस्लामिक पनिशमेंट भी हमको झेलना पड़ेगा। तो इसी के लिए मैं आपको एक जोक सुनाती हूँ और उसके बाद फिर खत्म करूंगी। एक बार एक मुसलमान गली में एक बहुत सफेद, बहुत खूबसूरत सा कुत्ता आया, बहुत खूबसूरत सा। तो गली के सारे कुत्तों ने उससे पूछा, तू तो बड़ा एडवांस लग रहा है, यहाँ क्यों आया? बोला बस ऐसे ही आए हैं। फिर पूछा कि बाहर का है क्या? तो बोला दुबई से आए हैं। तो बोला क्यों? वहां पर तुझे काम धंधा नहीं मिल रहा था जो यहाँ चला आया? तो कह रहा है
काम भी था, धंधा भी था, रोटी भी था, तंदूरी भी था और वर्जिन हुरे भी थी। बस भौंकने की आजादी वहां नहीं थी, यहाँ बहुत ज्यादा है, इसीलिए आ गया। ये तो बड़ा ही जबरदस्त तंज है उन सब पर जो यहाँ बैठकर टीवी चैनल्स की खिड़कियों में, विंडोज में कट कट के छाती पीट रहे हैं, रो रहे हैं सड़कों पर उतर उतर के। और अभी तो नाजिया जी, एक खबर आई ही है कि जाकिर नाइक का एक्स पर अकाउंट बैन हो गया। अभी तो जैसे खबर उन तक पहुंचेगी, कल देखिएगा आप किस तरह से आज भी लोग बहुत सारी छाती पीटेंगे, उसके लिए भी रोएंगे गाएंगे। लेकिन एक बड़ी चुनौती यही है भारतीय एजेंसियों के सामने कि वो जो 3 मिलियन फॉलोअर्स उसके हैं, जिनके मनों में जहर घुल चुका है, उनका जरूर पता लगाया जाए, ताकि जिस तरह से वो कहते हैं ना, बारूद के ढेर पर हम बैठे हुए हैं, कम से कम उस बारूद को समय रहते तो तलाशा जाए कहाँ है, उस पर तो नकेल कसी जाए। तो आपने इस विषय पर जो विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी, मेरे लिए समय निकाला, नाजिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय जगन्नाथ, वंदे मातरम, भारत माता।